लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बाग में पहले दिन जिस बारहदरी में बैठकर सभी ने भोजन किया था, आज पुनः उसी बारहदरी में बैठने और भोजन करने का मौका मिला। खाने की चीजें अय्यार लोग अपने साथ ले आए थे और जल की वहां कमी ही न थी। अतः स्नान, संध्योपासन और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर सब कोई उस बारहदरी में सो रहे, क्योंकि रात के जागे हुए थे और बिना कुछ आराम किए आगे बढ़ने की इच्छा न थी। जब दिन पहर भर से कुछ कम बाकी रह गया, तब सब कोई उठे और चश्मे के जल से हाथ मुंह धोकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुए। हम ऊपर किसी बयान में लिख आए हैं कि यहाँ तीनों तरफ की दीवारों में कई अलमारियां भी थीं। अतः इस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उन्हीं अलमारियों में से एक अलमारी खोली और महाराज की तरफ देखकर कहा, चुनार के तिलिस्म में जाने का यही रास्ता है और हम दोनों भाई इसी रास्ते से वहां तक गए थे। रास्ता बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए इंद्रजीत सिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आगे आगे रवाना हुए और उनके पीछे महाराज सुरेंद्र सिंह, राजा बीरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, इंद्रदेव वगैरह और अय्यार लोग रवाना हुए। सबसे पीछे कुंवर आनंद सिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए जाने लगे, क्योंकि सुरंग पतली थी और केवल आगे की रोशनी से काम नहीं चल सकता था। ये लोग उस सुरंग में कई घंटे तक बराबर चलते गए और इस बात का पता न लगा कि कब संध्या या अब कितनी रात बीत चुकी है। जब सुरंग का दूसरा दरवाजा इन लोगों को मिला और उसे खोलकर सब कोई बाहर निकले, तो अपने को एक लंबी चौड़ी कोठरी में पाया, जिसमें इस दरवाजे के अतिरिक्त तीनों तरफ की दीवारों में और भी 3 दरवाजे थे, जिनकी तरफ इशारा करके कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कहा, अब हम लोग उस चबूतरे वाले तिलिस्म के नीचे आ पहुंचे हैं। इस जगह एक दूसरे से मिली हुई सैकड़ों कोठरियां हैं, जो भूल भुलैये की तरह चक्कर दिलाती हैं और जिनमें फंसा हुआ अनजान आदमी जल्दी निकल ही नहीं सकता। जब पहले पहल हम दोनों भाई यहां आए थे, तो सब कोठरियों के दरवाजे बंद थे, जो तिलिस्मी किताब की सहायता से खोले गए और जिनका खुलासा हाल आपको तिलिस्मी किताब के पढ़ने से मालूम होगा। मगर इनके खोलने में कई दिन लगे और तकलीफ भी बहुत हुई। इन कोठरियों के मध्य में एक चौखूटा कमरा आप देखेंगे, जो ठीक चबूतरे के नीचे है और उसी में से बाहर निकलने का रास्ता है। बाकी सब कोठरियों में असबाब और खजाना भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त छत के ऊपर एक और रास्ता उस चबूतरे में से बाहर निकलने के लिए बना हुआ है, जिसका हाल मुझे पहले मालूम न था। जिस दिन हम दोनों भाई उस चबूतरे की राह निकले हैं, उस दिन देखा कि इसके अतिरिक्त एक रास्ता और भी है। इंद्रदेव: जी हां, दूसरा रास्ता भी जरूर है, मगर वो तिलिस्म के दारोगा के लिए बनाया गया था, तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए नहीं। मुझे उस रास्ते का हाल बखूबी मालूम है। गोपाल सिंह: मुझे भी उस रास्ते का हाल, इंद्रदेव की तरफ इशारा करके, इन्हीं की जुबानी मालूम हुआ है। इसके पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था और ना ही मालूम था कि इस तिलिस्म के दारोगा यही हैं। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने सबको तहखाने अथवा कोठरियों और कमरों की सैर कराई, जिसमें लाजवाब और हर दर्जे की फिजूल खर्ची को मात करने वाली दौलत भरी हुई थी और एक से एक बढ़कर अनूठी चीजें लोगों के दिल को अपनी तरफ खींच रही थीं। साथ ही इसके ये भी समझाया कि इन कोठरियों को हम लोगों ने कैसे खोला और इस काम में कैसी कैसी कठिनाइयां उठानी पड़ी। घूमते फिरते और सैर करते हुए सब कोई उस मध्य वाले कमरे में पहुंचे, जो ठीक तिलिस्मी चबूतरे के नीचे था। वास्तव में ये कमरा कलपुर्जों से बिल्कुल भरा हुआ था। जमीन से छत तक बहुत सी तारों और कलपुर्जों का संबंध था और दीवार के अंदर से ऊपर चढ़ जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। दोनों कुमारों ने महाराज को समझाया कि तिलिस्म टूटने के पहले वे कलपुर्जे किस ढंग पर लगे थे और तोड़ते समय उनके साथ कैसी कार्रवाई की गई। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा, अब भी इन सीढ़ियों का तिलिस्म कायम है, हर एक की मजाल नहीं कि इन पर पैर रख सके। बीरेंद्र सिंह: मगर असल तिलिस्मी बुनियाद वही खोह वाला बंगला जान पड़ता है, जिसमें चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था और जहां से तिलिस्म के अंदर घुसे थे। सुरेंद्र सिंह: इसमें क्या शक है, वही चुनार, जमानिया और रोहतास गढ़ वगैरह के तिलिस्मों की नकल है और वहां रहने वाला तरह तरह के तमाशे देख दिखा सकता है और सबसे बढ़कर आनंद ले सकता है। जीत सिंह: वहां की पूरी पूरी कैफियत अभी देखने में नहीं आई। इंद्रजीत सिंह: 2-4 दिन में वहां की कैफियत देख भी नहीं सकते हैं। जो कुछ आप लोगों ने देखा वो रुपए में एक आना भी न था। मुझे भी अभी पुनः वहां जाकर बहुत कुछ देखना बाकी है।
सुरेंद्र सिंह। इस समय तो जल्दी में थोड़ा बहुत देख लिया है, मगर काम से निश्चिंत होकर पुनः हम लोग वहां चलेंगे और उसी जगह से रोहतास गढ़ के तहखाने की भी सैर करेंगे। अच्छा, अब यहां से बाहर होना चाहिए। आगे आगे कुंवर इंद्रजीत सिंह रवाना हुए। 5-7 सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद एक छोटा सा लोहे का दरवाजा मिला, जिसे उसी हीरे वाली तिलिस्मी ताली से खोला, और तब सबको लिए हुए दोनों कुमार तिलिस्मी चबूतरे के बाहर हुए। सब कोई तिलिस्म की सैर करके लौट आए और अपने अपने काम धंधे में लगे। कैदियों के मुकदमे को थोड़े दिन तक मुलतवी रखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी पर सबने ध्यान दिया और इसी के इंतजाम की फिक्र करने लगे। महाराज सुरेंद्र सिंह ने जो काम जिसके लायक समझा उसके सुपुर्द करके कुल कैदियों को चुनारगढ़ भेजने का हुक्म दिया, और ये भी निश्चय कर लिया कि 2-3 दिन के बाद हम लोग भी चुनारगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि बारात चुनारगढ़ ही से निकलकर यहां आएगी। भरत सिंह और दिलीप शाह वगैरह का डेरा बलभद्र सिंह के पड़ोस में ही पड़ा, और दूसरे मेहमानों के साथ ही साथ इनकी खातिरदारी का बोझ भी भूतनाथ के ऊपर डाला गया। इस जगह संक्षेप में हम ये भी लिख देना उचित समझते हैं कि कौन काम किसके सुपुर्द किया गया। पहला, इस तिलिस्मी इमारत के इर्द गिर्द जिन मेहमानों के डेरे पड़े हैं उन्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं होती, इस बात को बराबर मालूम करते रहने का काम भूतनाथ के सुपुर्द किया गया। दूसरा, मोदी, बनिए और हलवाई वगैरह किसी से किसी चीज का दाम तो नहीं लेते, इस बात की तहकीकात के लिए रामनारायण अय्यर मुकर्रर किए गए। तीसरा, रसद वगैरह के काम में कहीं किसी तरह की बेईमानी तो नहीं होती, या चोरी का नाम तो किसी की जुबान से नहीं सुनाई देता, इसको जानने और शिकायतों के दूर करने पर चुन्नीलाल अय्यर तैनात किए गए। चौथा, इस तिलिस्मी इमारत से लेकर चुनारगढ़ तक की सड़क और उसकी सजावट का काम पन्नालाल और पंडित बद्रीनाथ के जिम्मे किया गया। पांचवां, चुनारगढ़ में बाहर से न्योते में आए हुए पंडितों की खातिरदारी और पूजा पाठ इत्यादि के सामान की दुरुस्ती का बोझ जगन्नाथ ज्योतिषी पर डाला गया। छठवां, बारात और महफिल वगैरह की सजावट तथा उसके संबंध में जो कुछ काम हो उसके जिम्मेवार तेज सिंह बनाए गए। सातवां, आतिशबाजी और अजायब बातों के तमाशे तैयार करने के साथ ही साथ उसी तरह की एक इमारत के बनवाने का हुक्म इंद्रदेव को दिया गया। जैसी इमारत के अंदर हंसते हंसते इंद्रजीत वगैरह एक दफे कूद गए थे और जिसका भेद अभी तक खोला नहीं गया है। देखिए चंद्रकांता संतति, 5वां भाग, चौथा बयान। 8वां, पन्नालाल वगैरह के बदले में रणधीर सिंह जी के डेरे की हिफाजत तथा किशोरी कामनी वगैरह की निगरानी के जिम्मेवार देवी सिंह बनाए गए। 9वां, ब्याह संबंधी खर्च की रोकड़ राजा गोपाल सिंह के हवाले की गई। 10वां, कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ रहकर उनके विवाह संबंधी शान शौकत और जरूरतों को कायदे के साथ निभाने के लिए भैरव सिंह और तारा सिंह छोड़ दिए गए। 11वां, हरनाम सिंह को अपनी मातहती में लेकर जीत सिंह ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया कि हरेक के कामों की जांच और निगरानी रखने के अतिरिक्त कुछ कैदियों को भी किसी उचित ढंग से इस विवाहोत्सव के तमाशे दिखा देंगे, ताकि वे लोग भी देख लें कि जिस शुभ दिन के हम बाधक थे वो आज किस खुशी और खूबी के साथ बीत रहा है, और सर्वसाधारण भी देख लें कि धन दौलत और ऐश आराम के फेर में पड़कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले, छोटे होकर बड़ों के साथ वैर बांध के नतीजा भोगने वाले, मालिक के साथ में नमक हरामी और उग्र पाप करने का कुछ फल इस जन्म में भी भोग लेने वाले, और बदनियति तथा पाप के साथ ऊंचे दर्जे पर पहुंचकर एकाएक रसातल में पहुंच जाने वाले, धर्म और ईश्वर से सदा विमुख रहने वाले ये ही प्रायश्चिती लोग हैं। इन सब के साथ मातहती में काम करने के लिए आदमी भी काफी तौर पर दिए गए। इनके अतिरिक्त और लोगों को भी तरह तरह के काम सुपुर्द किए गए, और सब कोई बड़ी खूबी के साथ अपना अपना काम करने लगे। अब हम थोड़ा सा हाल कुंवर इंद्रजीत सिंह का बयान करेंगे, जिन्हें इस बात का बहुत ही रंज है कि कमलनी की शादी किसी दूसरे के साथ हो गई और वे उम्मीद ही में बैठे रह गए। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है और कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में बैठे भैरव सिंह से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा आदमी इस कमरे में नहीं है, और कमरे का दरवाजा भी भिड़वाया हुआ है। भैरव सिंह, तो आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि आपकी उदासी का सबब क्या है? आपको तो आज खुश होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप बरसों परेशान रहे, जिसकी उम्मीद में तरह तरह की तकलीफ उठाई, जिसके लिए हथेली पर जान रखकर बड़े बड़े दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा, और जिसके होने या मिलने पर ही तमाम दुनिया की खुशी समझी जाती थी, आज वही काम आपकी इच्छानुसार हो रहा है,
और उसी किशोरी के साथ आपकी शादी का इंतजाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी ऐसी अवस्था में आपको उदास देखकर कौन ऐसा है जो ताज्जुब न करेगा। इंद्रजीत सिंह, बेशक मेरे लिए आज ये बड़ी खुशी का दिन है और मैं खुश भी हूं, मगर कमलिनी की तरफ से जो रंज मुझे हुआ है उसे 1000 कोशिश करने पर भी मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। भैरव सिंह, ताज्जुब का चेहरा बनाकर, हैं? कमलिनी की तरफ से और आपको रंज? जिसके एहसानों के बोझ से आप दबे हुए हैं, उसी कमलिनी से रंज? ये आप क्या कह रहे हैं? इंद्रजीत सिंह, इस बात को तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि उसके एहसानों के बोझ से मैं जिंदगी भर हल्का नहीं हो सकता, और अब तक उसके जी में मेरी भलाई का ध्यान बंधा ही हुआ है। मगर रंज इस बात का है कि अब मैं उसे उस मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकता जिससे पहले देखता था। भैरव सिंह, सो क्यों? क्या इसलिए कि अब वो अपनी ससुराल चली जाएगी और फिर उसे आप पर एहसान करने का मौका न मिलेगा? इंद्रजीत सिंह, हाँ, करीब करीब यही बात है। भैरव सिंह, मगर अब आपको उसकी मदद की जरूरत भी तो नहीं है। हाँ, इस बात का ख्याल बेशक हो सकता है कि अब आप उसके तिलिस्मी मकान पर कब्जा न कर सकेंगे। इंद्रजीत सिंह, नहीं नहीं, मुझे इस बात की कुछ जरूरत नहीं है और न इसका कुछ ख्याल ही है। भैरव सिंह, तो इस बात का ख्याल है कि उसने अपनी शादी में आपको न्योता नहीं दिया? मगर वो एक हिंदू लड़की की हैसियत से ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी। हाँ, इस बात की शिकायत आप राजा गोपाल सिंह से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उस काम की कर्ता धर्ता वे ही है। इंद्रजीत सिंह, उनसे तो मुझे बहुत ही शिकायत है, मगर मैं शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता। भैरव सिंह चौंक कर, शर्म तो तब होती जब आप इस बात की शिकायत करते कि मैं खुद उससे शादी करना चाहता था। इंद्रजीत सिंह, हाँ, बात तो ऐसी ही है। मुस्कुराकर, मगर तुम तो पागलों की सी बातें करते हो। भैरव सिंह हंसकर, ये कहिए ना कि आप दोनों हाथ लड्डू चाहते थे, तो इस चोर को आप इतने दिनों तक छिपाए क्यों रहे? इंद्रजीत सिंह, तो यही कब उम्मीद हो सकती थी कि इस तरह यकायक गुमसुम उसकी शादी हो जाएगी? भैरव सिंह, खैर, अब तो जो कुछ होना था सो हो गया, मगर आपको इस बात का ख्याल न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या आप समझते हैं कि किशोरी इस बात को पसंद करती? कभी नहीं, बल्कि आए दिन का झगड़ा पैदा हो जाता। इंद्रजीत सिंह, नहीं, किशोरी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती। खैर, अब इस विषय पर बहस करना व्यर्थ है, मगर मुझे इसका रंज जरूर है। अच्छा, ये तो बताओ, तुमने उन्हें देखा है जिनके साथ कमलनी की शादी हुई है? भैरव सिंह, कई दफे, बातें भी अच्छी तरह कर चुका हूं। इंद्रजीत सिंह, कैसे हैं? भैरव सिंह, बड़े लायक, पढ़े लिखे, पंडित, बहादुर, दिलेर, हंसमुख और सुंदर। इस अवसर पर आवेंगे ही, आप भी देख लीजिएगा। आपने कमलनी से इस बारे में कुछ बातचीत नहीं की? इंद्रजीत सिंह, इधर तो नहीं, मगर तिलिस्म की सैर को जाने के पहले मुलाकात हुई थी। उसने खुद मुझे बुलाया था, बल्कि उसी की जुबानी उसकी शादी का हाल मुझे मालूम हुआ था, मगर उसने मेरे साथ विचित्र ढंग का बर्ताव किया। भैरव सिंह, सो क्या? इंद्रजीत सिंह, जो कुछ कैफियत हो चुकी थी उसे बयान करने के बाद तुम इस बर्ताव को कैसे समझते हो? भैरव सिंह, बहुत अच्छा और उचित। इसी तरह की बातचीत हो रही थी कि पहले दिन की तरह बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक लौंडी ने आकर सलाम करने के बाद कहा, कमलिनी जी आपसे मिलना चाहती हैं, आज्ञा हो तो। इंद्रजीत सिंह, अच्छा, मैं चलता हूं, तू दरवाजा बंद कर दे। भैरव सिंह, अब मैं भी जाकर आराम करता हूं। इंद्रजीत सिंह, अच्छा जाओ, फिर कल देखा जाएगा। लौंडी, इनसे यानी भैरव सिंह से भी उन्हें कुछ कहना है। ये कहती हुई लौंडी ने दरवाजा बंद कर दिया। तब तक स्वयं कमलनी इस कमरे में आ पहुंची और भैरव सिंह की तरफ देखकर बोली, जो उठकर बाहर जाने के लिए तैयार था, आप कहाँ चले? आप ही से तो मुझे बहुत सी शिकायत करनी है। भैरव सिंह, सो क्या? कमलनी, अब उसी कमरे में चलिए, वहीं बातचीत होगी। इतना कहकर कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ दिया और अपने कमरे की तरफ ले चली। पीछे पीछे भैरव सिंह भी गए। लौंडी दरवाजा बंद करके दूसरी राह से बाहर चली गई और कमलिनी ने इन दोनों को उचित स्थान पर बैठा कर पानदान आगे रख दिया और भैरव सिंह से कहा, आप लोग तिलिस्म की सैर कर आए और मुझे पूछा भी नहीं? भैरव सिंह, महाराज खुद कह चुके हैं कि शादी के बाद औरतों को भी तिलिस्म की सैर करा दी जाए, और फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या, तुम तो जब भी चाहो तभी तिलिस्म की सैर कर सकती हो। कमलनी, ठीक है, मानो ये मेरे हाथ की बात है। भैरव सिंह,
ऐसा ही है। कमलिनी हंसकर टालने के लिए ये अच्छा ढंग है। खैर, जाने दीजिए, मुझे कुछ ऐसा शौक भी नहीं है। हाँ, ये बताइए कि वहां क्या क्या कैफियत देखने में आई। मैंने सुना कि भूतनाथ वहां बड़े चक्कर में पड़ गया था और उसकी पहली स्त्री भी वहां दिखाई पड़ गई। भैरव सिंह: बेशक ऐसा ही हुआ। इतना कहकर भैरव सिंह ने कुल हाल खुलासा बयान किया और इसके बाद कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, खैर आप बताइए कि शादी की खुशी में मुझे क्या इनाम मिलेगा। इंद्रजीत सिंह हंसकर: गालियों के सिवाय और किसी चीज की तुम्हें कमी ही क्या है जो मैं दूं। कमलिनी भैरव सिंह से: सुन लीजिए, मेरे लिए कैसा अच्छा नाम सोचा गया है। कुमार से हंसकर: याद रखिएगा, इस जवाब के बदले में मैं आपको ऐसा छकाऊंगी कि खुश हो जाइएगा। भैरव सिंह: इन्हें तो तुम छका चुकी हो। अब इससे बढ़कर क्या होगा कि चुपचाप दूसरे के साथ शादी कर ली और इन्हें अंगूठा दिखा दिया। अब तुम्हें ये गालियां न दें तो क्या करे। कमलनी मुस्कुराती हुई: आपकी राय भी यही है। भैरव सिंह: बेशक। कमलनी: तो बेचारी किशोरी के साथ आप ये अच्छा सलूक करते हैं। भैरव सिंह: इसका इल्जाम तो कुमार के ऊपर हो सकता है। कमलनी: हाँ साहब, आज के मर्दों की मुरव्वत जो कुछ न कर दिखाए थोड़ा है। मैं किशोरी बहन से इसका जिक्र करूंगी। भैरव सिंह: तब तो एहसान पर एहसान करोगी। इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह से: तुम भी व्यर्थ की छेड़छाड़ मचा रहे हो। भला इन बातों से क्या फायदा। भैरव सिंह: ब्याह शादी में ऐसी बातें हुआ ही करती हैं। इंद्रजीत सिंह: तुम्हारा सिर हुआ करती हैं। कमलनी से: अच्छा ये बताओ कि इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया। कमलनी: हरे राम, अब क्या मैं ऐसी भारी हो गई कि मुझसे मिलना भी बुरा मालूम होता है। इंद्रजीत सिंह: नहीं नहीं, अगर मिलना बुरा मालूम होता तो मैं यहां आता ही क्यों। पूछता हूं कि आखिर कोई काम भी है या। कमलनी: हाँ है तो सही। इंद्रजीत सिंह: कहो। कमलनी: आपको शायद मालूम होगा कि मेरे पिता जब से यहां आए हैं उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम अलग रखा है। अर्थात आपके यहाँ का अन्न नहीं खाते और न कुछ अपने लिए खर्च कराते हैं। इंद्रजीत सिंह: हाँ मुझे मालूम है। कमलनी: अब उन्होंने इस मकान में रहने से भी इनकार किया है। उनके एक मित्र ने खेमे वगैरह का इंतजाम कर दिया है और वे उसी में अपना डेरा उठाकर जाने वाले हैं। इंद्रजीत सिंह: ये भी मालूम है। कमलनी: मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो लाड़ली को साथ लेकर मैं भी उसी डेरे में चली जाऊं। इंद्रजीत सिंह: क्यों, तुम्हें यहां रहने में परहेज ही क्या हो सकता है। कमलनी: नहीं नहीं, मुझे किस बात का परहेज होगा, मगर यों ही जी चाहता है कि मैं 2-4 दिन अपने बाप के साथ रहकर उनकी खिदमत करूं। इंद्रजीत सिंह: ये दूसरी बात है। इसकी इजाजत तुम्हें अपने मालिक से लेनी चाहिए। मैं कौन हूं जो इजाजत दूं। कमलनी: इस समय वे तो यहां है नहीं, अतः उनके बदले में मैं आप ही को अपना मालिक समझती हूं। इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर: फिर तुमने वही रास्ता पकड़ा। खैर, मैं इस बात की इजाजत न दूंगा। कमलनी: तो मैं आज्ञा के विरुद्ध कुछ न करूंगी। इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह से: इनकी बातचीत का ढंग देखते हो। भैरव सिंह हंसकर: शादी हो जाने पर भी आपको नहीं छोड़ना चाहती तो मैं क्या करूं। कमलनी: अच्छा मुझे एक बात की इजाजत तो जरूर दीजिए। इंद्रजीत सिंह: वो क्या। कमलनी: आपकी शादी में मैं आपसे एक विचित्र दिल लगी करना चाहती हूं। इंद्रजीत सिंह: वो कौन सी दिल लगी होगी। कमलनी: ये बता दूंगी तो उसमें मजा ही क्या रह जाएगा। बस आप इतना कह दीजिए कि उस दिल लगी से रंज न होंगे, चाहे वो कैसी गहरी क्यों ना हो। इंद्रजीत सिंह कुछ सोचकर: खैर, मैं रंज न करूंगा। इसके बाद थोड़ी देर तक हंसी की बातें होती रहीं और फिर सब उठकर अपने अपने ठिकाने चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।